हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज मैं आपकी नीलम गॉसिप उड़ने की आशा की एक ऐसे सच के बारे में बताऊंगी जो सबको हैरान कर देगा। क्या होगा जब सच्चाई कुछ और रहे और आपको कुछ अलग कहा जाए। ऐसे ही हुआ है हमारे परिसर जी के साथ। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं वो सच। देशमुख परिवार का घर उड़ने की आशा के नाम से जाना जाता था, जहां परेश देशमुख ने अपनी मेहनत से सब कुछ खड़ा किया था। हाल के दिनों में इस घर की नींव थोड़ी हिल गई थी, खासकर तेजस द्वारा किए गए 27 लाख के एक पुराने घोटाले के कारण। हालांकि तेजस ने सबको ये कहकर शांत कर दिया था कि उसने वो पैसा अपनी पत्नी रोशनी के पिता से लिया है, लेकिन अंदरूनी तनाव अभी भी बरकरार था। परिवार का छोटा बेटा सचिन अपनी टैक्सी चलाकर घर को सहारा दे रहा था। वो और उसकी पत्नी साइली, जो घर के सामने एक छोटी सी फूलों की दुकान चलाती थी, हर छोटे मौके को उम्मीद की किरण मानते थे। उस सुबह सचिन अपनी टैक्सी की साफ सफाई कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। साइली चाय का कप लेकर आई। वाह, आज क्या बात है, इतनी सुबह सुबह टैक्सी का इतना ख्याल। साइली ने मुस्कुराते हुए पूछा। कनाडा वाली मैडम का फोन आया था, सचिन ने खुशी से बताया। पूरा दिन के लिए टैक्सी बुक किया, किराया अच्छा मिलेगा। साइली, अगर ऐसे ही एक दो ग्राहक और मिल जाए तो हमारे ऊपर जो थोड़ा बहुत कर्ज है वो जल्दी उतर जाएगा। साइली की आंखों में भी उम्मीद झनक उठी। उसने कहा, भगवान करे तुम्हारा काम खूब चले, हमारी मेहनत का फल अब मिलना चाहिए। सचिन तैयार होकर निकला। उसकी टैक्सी शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर दौड़ रही थी। उसने एक ऊंची इमारत के सामने अपनी सवारी का इंतजार किया। कुछ देर बाद एक आत्मविश्वास से भरी आधुनिक महिला बाहर निकली। ये थी ईशा, जो शहर में अपने ऑफिस के लिए जा रही थी। ईशा की उपस्थिति में एक सहज अधिकार और एक हल्की सी उदासी का मिश्रण था। सफर के दौरान सचिन ने बड़ी गर्मजोशी से ईशा से बात की। उसने अपनी पत्नी साइली के फूलों के बिजनेस, माँ रेणुका की पूजा पाठ और देशमुख हाउस के माहौल के बारे में बताया, जहाँ प्यार और तकरार दोनों साथ साथ चलते थे। ईशा ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और उसके चेहरे पर कभी-कभी एक जानी पहचानी मुस्कान आती थी। तभी साइली का फोन आया। उसकी आवाज़ में घबराहट और हड़बड़ी थी। सचिन सुनो, बहुत अर्जेंट काम है। मेरे पास ऑर्डर के फूल खत्म हो गए। मार्केट से जल्दी लेकर आओ वरना डिलीवरी कैंसिल हो जाएगी। सचिन दुविधा में पड़ गया। अरे साइली, मैं सवारी के साथ हूँ, कनाडा वाली मैडम। सचिन प्लीज, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, इसे मत जाने दो। साइली ने लगभग विनती की। सचिन ने लंबी सांस ली और ईशा की ओर देखा। मैडम, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बीच रास्ते में ही घर जाना पड़ेगा। मेरे परिवार का इमरजेंसी काम है। आप चाहें तो मैं आपको यहाँ से दूसरी टैक्सी बुला देता हूँ। ईशा ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं सचिन, मुझे भी थोड़ा सा समय मिल जाएगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्या पता तुम्हारे परिवार की मदद कर सकूँ। ईशा की ये सहज सहमति सचिन को थोड़ा अजीब लगी, लेकिन वो तुरंत मान गया। दोनों देशमुख हाउस की ओर निकल पड़े। दीवारों में छिपे राज और तेजस की महत्वाकांक्षा। जैसे ही टैक्सी देशमुख हाउस के बाहर रुकी, साइली जल्दी से फूलों का टोकरा लेकर सचिन के पास आई। ईशा टैक्सी से उतरकर घर की ओर बढ़ी। उसके कदम धीमे थे, जैसे वो हर दहलीज को पहचान रही हो। अंदर परेश, रेणुका और तेजस सुबह की चाय पर बैठे थे। जैसे ही ईशा की नज़र तेजस पर पड़ी, माहौल एकदम से बदल गया। तेजस का चेहरा पीला पड़ गया, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। ईशा की आंखों में वो उदासी अब तीखी कठोरता में बदल चुकी थी। सचिन हैरान होकर पूछा, अरे क्या हुआ, आप दोनों ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं? ईशा ने तेजस को नज़रअंदाज करते हुए सीधे परेश से कहा। परेश अंकल, आपको पहचानती हूँ। मुझे पता नहीं था कि तेजस यहाँ रहता है। इससे पहले कि परेश कोई जवाब दे पाते, तेजस ने घबराकर चिल्लाना शुरू कर दिया। ये वही लड़की है, यही है वो जिसने बाबा के 27 लाख लेकर। बस तेजस, ईशा ने उसकी बात काट दी। हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन याद रखना, जब मैं पिछली बार भारत आई थी तो मैंने ना सिर्फ वो पूरे 27 लाख लौटा दिए थे, बल्कि तुम्हें 3 लाख अतिरिक्त भी दिए थे, ताकि तुम उस नुकसान की भरपाई कर सको जो तुमने एक फर्जी शेयर मार्केट स्कीम में मेरा नाम इस्तेमाल करके किया था। घर में सन्नाटा छा गया। रेणुका के हाथ से चाय का कप छूट गया। सचिन, साइली और परेश हक्के बक्के रह गए। परेश की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। तेजस, 27 लाख उसने लौटा दिए थे? फिर तूने हम सबसे झूठ क्यों कहा? तूने क्यों कहा कि वो पैसे रोशनी के पिता ने भेजे हैं? तेजस टूट गया। उसने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, बाबा,
मैंने झूठ बोला, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। मैंने वो पैसा नीलकंठ को दिया था। कौन नीलकंठ? सचिन ने पूछा। नीलकंठ एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, तेजस ने रोते हुए बताया। जब ईशानी पैसे लौटाए तो मैंने सोचा कि मैं इस पैसे को 3 गुना कर दूंगा और आपको एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। नीलकंठ ने मुझे यकीन दिलाया था कि उसके पास एक गुप्त प्रोजेक्ट है जिससे ये पैसा जल्दी ही 80 लाख बन जाएगा। उसने कहा था कि ये प्रोजेक्ट तब तक गुप्त रखना है जब तक ये सफल ना हो जाए। इस खुलासे से परिवार को पता चला कि तेजस केवल लालची नहीं था, बल्कि अति महत्वाकांक्षी था और धोखाधड़ी का शिकार भी हुआ था। परेश का गुस्सा अब दर्द में बदल गया था। तूने मेरी मेहनत का पैसा, मेरे भरोसे का पैसा एक अनजान आदमी को सौंप दिया, केवल अपने अहंकार की पूर्ति के लिए? परेश ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ईशा ने धीरे से कहा, तेजस, तुमने मुझे धोखेबाज कहा, जबकि तुम खुद एक बड़े जाल में फंस गए थे और अपने ही परिवार को धोखा दे रहे थे। मैंने अपना कर्ज चुका दिया है, तुम्हारा कर्ज अब तुम्हारे परिवार को चुकाना है। ये कहकर ईशा घर से बाहर चली गई। ईशा के जाने के बाद घर में गहरा अवसाद छा गया। रेणुका ने तेजस से कहा, गलती बड़ी है बेटा, लेकिन तेरा इरादा, ये जानकर थोड़ा सुकून है कि तूने सीधे सीधे हमें धोखा नहीं दिया, बल्कि खुद को धोखा दिया। साइली ने अपनी सारी बचत सचिन को सौंप दी। ये पैसा ले लो और नीलकंठ को ढूंढो। हमारे घर को अब झूठ से आज़ाद कराना होगा। सचिन ने तुरंत पुलिस स्टेशन फोन किया। कुछ ही घंटों में इंस्पेक्टर सावंत देशमुख हाउस पहुंचे। इंस्पेक्टर सावंत ने जांच शुरू की और बताया, हमें कुछ दिन पहले ही नीलकंठ देशमुख नाम के एक शख्स पर शक हुआ है। वो फर्जी ईमेल, फेक बैंक ट्रांसफर और वित्तीय हैकिंग के जरिए लोगों को फंसा रहा है। लगता है यही वो शख्स है जिसने आपके परिवार के साथ धोखा किया है। इंस्पेक्टर ने समझाया कि नीलकंठ ने न केवल ईशा और तेजस के बीच गलतफहमियां पैदा की, बल्कि उसने एक नकली बैंक स्टेटमेंट बनाकर तेजस को दिया था, जिससे तेजस को ये यकीन होता रहा कि उसका पैसा 80 लाख बनने वाला है। सबसे बड़ी बात, इंस्पेक्टर ने खुलासा किया, नीलकंठ ने वो 27 लाख एक पैतृक जमीन के कागजात पर लोन लेने के लिए इस्तेमाल किए। ये जमीन मिस्टर परेश देशमुख के नाम पर थी, लेकिन नीलकंठ ने जाली हस्ताक्षर और फर्जी ऋण के जरिए इसे गिरवी रख दिया था। ये सुनते ही परेश उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि भय था। हमारी जमीन, वो जमीन जो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। सचिन ने अपने भाई की ओर देखा। तेजस, तूने क्या कर दिया? तूने सिर्फ पैसा नहीं गंवाया, तूने हमारी विरासत को खतरे में डाल दिया। तेजस जमीन पर घुटने टेककर बैठ गया। बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आदमी इतना बड़ा जालसाज निकलेगा। रेणुका ने तेजस को उठाया। बेटा, रो मत, अब हमें मिलकर लड़ना होगा। अपनी गलती मान लेना ही सबसे बड़ी ताकत है। इंस्पेक्टर सावंत ने परिवार को आगाह किया कि नीलकंठ अकेला नहीं है। उसका एक खतरनाक पार्टनर है जिसका नाम है राजदीप मेहता, जो जमीन हड़पने के मामलों में उसका मुख्य साथी है। अगले दिन सचिन पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने ईशा खड़ी थी। इस बार वो कनाडा वाली मैडम के कपड़ों में नहीं, बल्कि एक वकील के परिधान में थी। मैं कल चली गई थी क्योंकि मेरा काम हो चुका था, ईशा ने कहा। लेकिन जब मैंने ये सुना कि नीलकंठ ने अंकल की जमीन गिरवी रखी है, तो मैं रुक नहीं पाई। अंकल ने बचपन में मेरी पढ़ाई में मदद की थी, ये मेरा फर्ज है। ईशा ने मेज़ पर कुछ कागजात रखे। मैंने अपनी लीगल टीम से सारे बैंक रिकॉर्ड्स और गिरवी दस्तावेज़ों की जांच करवाई है। ये रहा वो असली पावर ऑफ अटॉर्नी का दस्तावेज जो ये साबित करता है कि ज़मीन अभी भी अंकल के नाम पर है। राजदीप और नीलकंठ ने जो कागजात बनाए हैं वे जाली हैं। सचिन को ईशा की मदद से एक नई उम्मीद मिली। ईशा, तुम हमारी जिंदगी में भगवान की तरह वापस आई हो। नहीं सचिन, मैं सिर्फ सच्चाई को वापस लाने में मदद कर रही हूँ, ईशा ने विनम्रता से कहा। अब हमें राजदीप को पकड़ना होगा, वो इस जाल का मास्टरमाइंड है। तेजस ने आत्मविश्वास से कहा, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। मैंने ये जाल बिठाया था, मैं ही इसे तोड़कर रहूंगा। मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दो। परिवार ने एक साथ काम करने का फैसला किया। ईशा ने अपनी कानूनी सूझबूझ से पुलिस को मजबूत सबूत दिए और सचिन ने अपनी टैक्सी चलाने की जानकारी का इस्तेमाल राजदीप के छिपने की जगह ढूंढने में किया। सचिन ने अपने सारे टैक्सी ड्राइवर दोस्तों को फ़ोन किया। रात भर की छानबीन के बाद उसे पता चला कि राजदीप शहर के बाहरी इलाके में एक बंद पड़े गोदान में छिपा हुआ है।
सचिन और ईशा पुलिस की टीम के साथ उस गोदाम की ओर रवाना हुए। सचिन की टैक्सी अंधेरी टूटी फूटी सड़कों पर सरपट दौड़ रही थी। ईशा चिंतित थी। सचिन, तुम अंदर मत जाना, राजदीप खतरनाक हो सकता है। अब डरने का वक्त चला गया है ईशा, सचिन ने दृढ़ता से कहा। अब वक्त है इस झूठ को हमेशा के लिए खत्म करने का। गोदाम के पास पहुंचकर सचिन ने देखा कि राजदीप अपने कुछ गुंडों के साथ जमीन के असली कागजात को आग लगाने की तैयारी कर रहा था। नीलकंठ तो गया, लेकिन इन कागजातों को जलाने के बाद कोई साबित नहीं कर पाएगा कि ये जमीन किसकी है। मैं आजाद हूं, राजदीप ठहाका मार रहा था। सचिन ने तुरंत अपना फोन निकाला और पूरे दृश्य का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन तभी एक गुंडे ने उसे पीछे से पकड़ लिया। राजदीप मुड़ा और सचिन को देखकर भयंकर तरीके से हंसा। वाह, देशमुख परिवार का हीरो यहाँ आया है। तू सच्चाई का झंडा लेकर चलता है। सच्चाई की दुनिया में झूठ हमेशा जीतता है। सचिन को गुंडों ने पीटना शुरू कर दिया। वो खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो चिल्लाया, झूठ चाहे कितनी भी देर तक चले राजदीप, एक दिन सच्चाई लौट कर आती है। तभी गोदाम के बाहर सायरन की आवाज आई। ईशा ने पुलिस को गोदाम के भीतर का लाइव अपडेट दे दिया था। इंस्पेक्टर सावंत अपनी टीम के साथ अंदर घुसे। राजदीप भागने की कोशिश करता है, लेकिन तेजस, जो पास के एक खंभे के पीछे छिपकर पूरी स्थिति देख रहा था, अचानक बाहर आया और राजदीप के रास्ते में कूद पड़ा। तूने मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तेजस चिल्लाया। राजदीप ने उसे धक्का दिया, लेकिन उस मौके का फायदा उठाकर सचिन ने पूरी ताकत से राजदीप के पैर पकड़ लिए। राजदीप जमीन पर गिर पड़ा और इंस्पेक्टर ने उसे तुरंत हथकड़ी पहना दी। भरोसा, रोशनी और एक नया अध्याय। गोदाम के बाहर ईशा ने दौड़कर सचिन को सहारा दिया। तुम ठीक हो? सचिन ने मुस्कुराकर कहा। अब सब ठीक है। अब कोई झूठ, कोई धोखा हमारे घर को नहीं तोड़ सकेगा। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, नीलकंठ और राजदीप की साजिश बेनकाब। फर्जीवाड़े से लूटी गई जमीन देशमुख परिवार को वापस मिली। देशमुख हाउस में खुशी और सुकून का माहौल था। रेणुका ने सचिन की आरती उतारी और कहा, बेटा, आज तूने ना सिर्फ हमारी जमीन बचाई, बल्कि इस घर का मान भी। परेश ने गर्व से कहा, तू सच्चा देशमुख है सचिन। तेजस ने सबके सामने अपने किए की माफी मांगी। बाबा, काकू, साइली, सचिन, मैं कसम खाता हूं, मैं इस घर के विश्वास को कभी नहीं टूटने दूंगा। वहीं रोशनी भी धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीख रही थी। उसने शहर छोड़कर जाने का फैसला बदल दिया और एक एनजीओ में काम शुरू किया। उन लड़कियों की मदद करने लगी जिन्हें वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया था। एक दिन ईशा उससे मिलने गई। मुझे तुम पर गर्व है रोशनी, ईशा ने कहा। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, वही सच में उड़ना जानता है। रोशनी मुस्कुराई। शायद इसीलिए मेरी कहानी का नाम उड़ने की आशा था। मैंने अब उड़ना सीख लिया है। शाम को घर में बहुत दिनों बाद सुकून था। रेणुका ने दिया जलाया। साइली रसोई से चाय लेकर आई। कभी सोचा नहीं था सचिन कि इतनी तूफानी जिंदगी के बाद इतनी शांति मिलेगी, ईशा ने कहा। सचिन ने जवाब दिया, शांति हमेशा वही लौटती है जहां भरोसा रहता है, और भरोसा वहीं टिकता है जहां प्यार हो। दोनों की आंखों में वो वादा झलक रहा था कि अब चाहे कैसी भी मुश्किल आए, वे उसे साथ मिलकर पार करेंगे। देशमुख परिवार ने न केवल अपनी जमीन और पैसा वापस पाया, बल्कि इससे कहीं ज्यादा उसने अपने बीच के विश्वास को फिर से जिंदा किया। घर की खिड़की से आती हंसी की आवाज़ें इस बात का सबूत थीं कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से आए, लेकिन जब आती है तो हर अंधेरा मिटा देती है। उड़ने की आशा की नई उड़ान अब शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि हर एक लड़के के साथ हमारी सैली जैसे पत्नी मिले, जो हर दुख दर्द में साथ दे? आपकी राय क्या है? हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।